हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज काव्या अग्रवाल। तो आज इस वीडियो में हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में जितने भी फॉर्मूले यूज हुए हैं उन सभी का एक कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। तो मैं आपको आज इस एक ही वीडियो में सारे ही फॉर्मूले रिवाइज करवा दूंगी। तो आप लोग एक नोटबुक लेके बैठो और मेरे साथ साथ सारे फॉर्मूले ना नोट कर लेना, ताकि आप एग्जाम में कोई भी फॉर्मूला भूलोगे नहीं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अपने एग्जाम वाले दिन। ठीक है, तो एक नोटबुक ले आओ, पेन ले आओ और साथ साथ मेरे सारे फॉर्मूले नोट करके चलना। ठीक है, आओ फिर स्टार्ट करते हैं। तो यार देखो, सबसे पहले सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में तो आपके पास कोई फॉर्मूले नहीं है। फॉर्मूले स्टार्ट होते हैं एग्रीगेट्स में से। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 8 एग्रीगेट्स हैं। हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं एक बारी, टोटल 8 एग्रीगेट्स हैं। अगर मैं सबसे पहले ग्रॉस वाले एग्रीगेट्स की बात करूँ तो आपके पास क्या क्या आता है? GDP एट MP, GDP एट FC, GNP एट MP एंड GNP एट FC। ठीक है, ये सारे हो गए हमारे ग्रॉस। ओके, अगर मैं नेट पे चलूँ तो इसी तरह से NDP एट MP, NDP एट FC, NNP एट MP एंड NNP एट FC। ये सारे हैं नेट। ठीक है, अब इसमें क्या एडजस्टमेंट होगी वो समझ लेते हैं जल्दी से। देखो, अगर आपको क्वेश्चन में ग्रॉस दिया है, ठीक है, और मुझे नेट पे जाना है, मुझे ग्रॉस वैल्यू से अगर नेट वैल्यू पे जाना है तो हम लोग उसमें डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं। ठीक है, और अगर मुझे नेट गिवन है, ग्रॉस पे जाना है, तो क्या करोगे? डेप्रिसिएशन ऐड। सबसे पहले ये चीज़ है। ठीक है, इसके बाद अगर हम चलें डोमेस्टिक और नेशनल पे, तो उसमें क्या एडजस्टमेंट है? देखो, अगर आपको डोमेस्टिक गिवन है क्वेश्चन में और मुझे नेशनल पे जाना है, ठीक है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए हम क्या करते हैं? हम लोग इसमें NFIA ऐड करेंगे। ओके, और अगर मुझे नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो मैं इसमें NFIA माइनस करूँगी। ठीक है, NFIA क्या है? NFIA मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद प्रोडक्ट तो सेम ही होता है। MP और FC का अगर हम रिलेशन देखें तो अगर आपको FC गिवन है, यानी कि फैक्टर कॉस्ट दिया है और मुझे मार्केट प्राइस पे जाना है, तो उस केस में मैं इसमें NIT ऐड कर दूंगी। ठीक है, और अगर मुझे MP दिया है, मुझे FC पे जाना है, तो मैं यहाँ पे NIT माइनस करूँगी। ठीक है, NIT क्या है? NIT मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, NIT का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ओके, इनडायरेक्ट टैक्स में मेनली आपको क्वेश्चन में अगर GST गिवन है ना तो उसको कंसीडर कर लेना। ठीक है, और सब्सिडी इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली गिवन होती ही है। ओके, तो ये सारे इसमें एडजस्टमेंट है कि अगर आपको ग्रॉस से नेट पे जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस होगा, अगर नेट से ग्रॉस पे जाना है तो डेप्रिसिएशन ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो हम उसमें NFIA ऐड करते हैं। NFIA क्या है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड। ठीक है, और अगर मुझे नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो उस केस में मैं NFIA माइनस करती हूँ। ओके, ये हो गया। इसके बाद लास्ट क्या था कि अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट दिया है, मुझे मार्केट प्राइस पे जाना है, तो उस केस में मैं इसमें NIT ऐड करूंगी, और अगर मुझे मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो हम NIT को माइनस करते हैं। ठीक है, सिंपल चीज। NIT क्या है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। NIT का फॉर्मूला इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ओके, इनको यूज करके आप सारे ही एग्रीगेट्स बना सकते हो। ओके, ये हो गया। अब चलते हैं हम लोग अपने नेशनल इनकम वाले चैप्टर पे, और उसमें जितनी मेथड्स है ना उस पर बेस्ड फॉर्मूले रिवाइज करते हैं। चलिए लेट्स मूव आगे। अब हमारे पास नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए 3 मेथड्स हैं, आपको पता ही है मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम। 3 मेथड्स कौन कौन से हैं? एक तो है वैल्यू एडेड, ठीक है, दूसरा है हमारा इनकम मेथड, और तीसरा है एक्सपेंडिचर मेथड। सबसे पहले हम बात करेंगे वैल्यू एडेड मेथड की। तो इसका फॉर्मूला कैसे है? देखो, वैल्यू एडेड मेथड में हमारे पास बेसिकली कौन सा एग्रीगेट निकल के आता है? हमारे पास आता है GVA एट MP, या फिर मैं इसे बोल सकती हूँ GDP एट MP। ठीक है, एक ही बात। तो आप इस मेथड को यूज करके GVA एट MP या फिर GDP एट MP निकाल दो। ठीक है, GVA एट MP आएगा कैसे? GVA एट MP इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ओके, दिस इज द फॉर्मूला। ओके, अब इसमें कुछ चीज़ें हैं
कि सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट निकलेगा कैसे। तो देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है आपके पास वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे आता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ओके, अब चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है, चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ओके, या इससे आपके पास क्या आएगा, चेंज इन स्टॉक। ओके, अब यहाँ पे सेल्स का एक कॉन्सेप्ट समझना है हमें। अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली सेल्स गिवन है तो आप उन्हें कंसीडर कर लेना, ठीक है। बट अगर आपको क्वेश्चन में दिया है डोमेस्टिक सेल, ठीक है, डोमेस्टिक सेल्स, तो आपको डोमेस्टिक सेल्स में एक्सपोर्ट्स ऐड करने होंगे, तब आपके पास टोटल सेल्स निकल के आएंगी। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। अगर आपको क्वेश्चन में सेल्स गिवन है और एक्सपोर्ट्स भी गिवन है तो हम सिंपली वैल्यू ऑफ आउटपुट में सेल्स की वैल्यू ले लेते हैं। बट अगर आपको क्वेश्चन में डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट्स दिए हैं तो हम दोनों को ऐड करेंगे, फिर आपके पास जाके वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल के आता है। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। ओके, चेंज इन स्टॉक कैसे निकलेगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन में भी एक पॉइंट है कि अगर आपको क्वेश्चन में इंटरमीडिएट कंजम्पशन डायरेक्टली गिवन है तो उसे कंसीडर करना। ठीक है, अगर लिखा हुआ है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल तो मतलब वो क्या है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। बट अगर आपको क्वेश्चन में बोला है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम अ डोमेस्टिक फर्म, आपने डोमेस्टिक मार्केट से ही रॉ मटेरियल परचेज किया है, तो उस केस में आप उसमें इम्पोर्ट्स को ऐड करते हो। ठीक है, इसको भी लिख लो यहाँ पे कि अगर आपको क्वेश्चन में इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालना है तो हम उसमें क्या करते हैं, डोमेस्टिक परचेजेस प्लस इम्पोर्ट्स। ठीक है, इससे आपके पास इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकल के आता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में सिर्फ इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया हुआ है और इम्पोर्ट्स भी दिए हुए हैं तो हम सिर्फ इंटरमीडिएट कंजम्पशन का अमाउंट कंसीडर करेंगे। बट अगर डोमेस्टिक वर्ड आ गया तो उस केस में आप इसमें इम्पोर्ट्स ऐड करते हैं। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है वैल्यू एडिड मेथड में। सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे आएगा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे आता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया सेल्स और इंटरमीडिएट कंजम्पशन का। ठीक है, क्या निकल के आएगा इससे, जीवी एट एमपी या फिर जीडीपी एट एमपी, दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई और एग्रीगेट कैलकुलेट करना है तो उसके अलावा हम क्या करेंगे, जो हमने एग्रीगेट्स में भी हमने पीछे पढ़ा उनको यूज करके आप कोई भी एग्रीगेट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद एक और चीज समझो यार, वैल्यू एडिड मेथड के ना कुछ और भी नाम है, तो अगर आपको क्वेश्चन में उन नेम से क्वेश्चन आ जाए ना तो उस केस में कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि वैल्यू एडिड मेथड के ही आपके पास कुछ और नाम भी हैं, जैसे कि आपके पास होता है इन्वेंट्री मेथड, ठीक है, इन्वेंट्री मेथड या फिर प्रोडक्ट मेथड, ठीक है, नेट आउटपुट मेथड। ओके, तो ये कुछ 2-3 नाम है, इन सबको भी हम लोग वैल्यू एडिड मेथड ही बोलते हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में इनमें से कुछ लिखा आ जाए ना तो कंफ्यूज मत होना, बस आपको पता होना चाहिए कि ये सब भी वैल्यू एडिड मेथड के ही नेम्स हैं। ओके, ये हो गया सबसे पहले हमारा वैल्यू एडिड मेथड का फॉर्मूला कंप्लीट। ओके, अब बढ़ते हैं आगे हम लोग अपना इनकम मेथड पे। ठीक है, चलो इसको हटाते हैं जल्दी से। हमारे पास नेक्स्ट मेथड आता है इनकम मेथड, और इनकम मेथड में हमारे पास कौन सा एग्रीगेट निकल के आता है, वो होता है, देखो इनकम मेथड से आपके पास आता है NDP@FC, जिसे हम बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, इनकम मेथड से क्या आएगा, NDP@FC। ओके, अब इसमें आपको कुछ चीज़ों को ऐड करना है और आपके पास NDP@FC आ जाता है। क्या क्या वो चीज़ें हैं समझो जल्दी से। इसमें हमारे पास 2-3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आता है कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है, दूसरा आता है ऑपरेटिंग सरप्लस, और तीसरा होता है मिक्स्ड इनकम। ठीक है, तो ये 3 कंपोनेंट्स को ऐड करके आपके पास NDP@FC निकलता है। ठीक है, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में क्या क्या चीजें आती हैं, इसमें 3 चीजें आती हैं। सबसे पहले वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, नंबर 2 वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, एंड नंबर 3 एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। ठीक है, तो इन तीनों ही कंपोनेंट्स को ऐड करोगे तो आपके पास कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज निकल के आते हैं। वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, वेजेस एंड सैलरी इन कैश, एंड एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है कि एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉई ने अगर कॉन्ट्रीब्यूट करा है तो उसको हम इग्नोर करते हैं। ठीक है,
इससे आपके पास क्या आएगा, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है, मिक्स इनकम आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन ही होते हैं, तो आपको उसमें कुछ नहीं करना। ऑपरेटिंग सरप्लस में भी अगेन कुछ 2-3 चीजें आती हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस में आपको क्या कर दिया होगा, रेंट एंड रॉयल्टी, ठीक है, इंटरेस्ट, ओके, और प्रॉफिट। ठीक है, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, इन तीनों को, ये चारों को आप ऐड करोगे तो आपके पास ऑपरेटिंग सरप्लस निकल के आता है। अगेन कई बार क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट ना डायरेक्टली गिवन नहीं होता, तो प्रॉफिट के भी कुछ कंपोनेंट्स हैं जिसमें आपको 3 चीजों को ऐड करना है। सबसे पहले डिविडेंड, दूसरा आता है कॉर्पोरेट टैक्स, और तीसरा होता है हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग्स आपकी, यानी सेविंग्स। ठीक है, तो इन तीनों को जब आप ऐड करोगे ना तो हमारे पास प्रॉफिट निकल के आ सकता है। ठीक है, तो इन सभी कंपोनेंट्स को जब आप ऐड कर दोगे, इनका सम कर दोगे, तो आपके पास क्या निकल के आएगा, एनडीपी एट एफसी फ्रॉम इनकम मेथड। एक और चीज इसमें है कि हमारे पास ये जो डिविडेंड है ना, डिविडेंड को आप बोल सकते हो डिस्ट्रीब्यूटिव या डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। ठीक है, जो प्रॉफिट्स आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दी वही डिविडेंड होता है। ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स के भी और 2 नाम है, या तो प्रॉफिट टैक्स या फिर बिजनेस टैक्स। ओके, और रिटेन्ड अर्निंग्स को हम लोग बोल सकते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस, या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, या फिर आप बोल सकते हो सेविंग्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, तो कोई भी नेम लिख जाए इसमें ऐड कर देना। ओके, आपको नेम्स पता होने चाहिए, इसमें मैंने आपको बता दिया। ओके, और हमारे पास इनकम मेथड के भी 2 और नाम हैं। इनकम मेथड के हमारे पास 2 नाम और हैं, या तो आप बोल सकते हो डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो क्या, फैक्टर पेमेंट मेथड। एक ही बात है। ओके, तो क्वेश्चन में अगर आपको कुछ भी दिख जाए ना तो समझ जाना, इसलिए मैं आपको सब कुछ लिखवा रही हूँ। राइटिंग भले ही मेरी गंदी है यहाँ पे, बट आप प्लीज लिख लेना, मैं आपको बोल के बता रही हूँ। ओके, तो ये हो गया हमारे पास इनकम मेथड। ठीक है, इसके बाद लास्ट मेथड है आपके पास एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड में क्या क्या आएगा उसको समझते हैं जल्दी से। देखिए, एक्सपेंडिचर मेथड जब आप यूज करते हो ना तो आपके पास कौन सा एग्रीगेट निकल के आता है, एक्सपेंडिचर मेथड को यूज करके हमारे पास आता है जीडीपी एट एमपी। ठीक है, तो आपको याद रखना है जब हम वैल्यू एडेड मेथड को यूज कर रहे हैं तो आता है जीबी एट एमपी या फिर जीडीपी एट एमपी बोल सकते हो। इनकम मेथड से आपके पास आता है एनटीपी एट एफसी, और एक्सपेंडिचर मेथड से भी क्या आता है, जीडीपी एट एमपी। ठीक है, ये चीज है। ओके, अब देखो इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, तो जीडीपी एट एमपी निकालने के लिए एक्सपेंडिचर मेथड में आपको 4 चीजों का टोटल करना है। अब वो 4 चीजें क्या क्या हैं, सबसे पहले है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, दूसरा है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तीसरे होते हैं नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट कैसे आते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, एक्स माइनस एन। और लास्ट आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, या फिर हम इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक, अब देखो इन चारों को ऐड करोगे तो आपके पास आता है जीडीपी एट एमपी। ठीक है, क्वेश्चन में आपको प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डायरेक्टली गिवन होगा। नेट एक्सपोर्ट आप निकाल दोगे एक्स माइनस एम करके, और इसको हमें थोड़ा सा समझना है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में आपको एडजस्टमेंट देखने के लिए मिल सकती है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बोल लो या फिर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोल लो, एक ही बात है। इसमें एक पॉइंट आता है कि अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये दिया हुआ है, तो हम उस केस में ना इसमें चेंज इन स्टॉक को ऐड कर देते हैं, चेंज इन स्टॉक। ठीक है, जिससे आपके पास ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा। ठीक है, GDCF। ओके, चेंज इन स्टॉक कैसे आएगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ऑलरेडी मैंने आपको बताया। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आपको क्वेश्चन में बोला है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये गिवन है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम इसे नेट से डोमेस्टिक पे लेके नेट से ग्रॉस पे लेके जाने के लिए हम क्या कर देंगे, इसमें डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे। ओके, जिससे आपके पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, चेंज इन स्टॉक का ही एक और नाम है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कैसे आएगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं, इनका ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत बार आपको नेट गिवन होता है तो उसमें हमें डेप्रिसिएशन ऐड करना होता है, जिससे आपके पास ग्रॉस वैल्यू आ जाएगी। ठीक है,
पर इन चारों ही कंपोनेंट्स को जब आप ऐड करोगे ना तो आपके पास जीडीपी एंड एमपी निकल के आ जाता है। ठीक है, सिंपल। ओके, अगेन हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड का भी एक और नाम है यार, उसको याद कर लो जरा, इनकम डिस्पोजेबल मेथड। ठीक है, इनकम डिस्पोजेबल मेथड इज दी अनदर नेम फॉर एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, तो ये तीनों मेथड्स के मैंने आपको फॉर्मूले बता दिया है। होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे कि तीनों मेथड्स के फॉर्मूले कैसे हैं और कैसे हम लोग अलग अलग एग्रीगेट्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, एक और चीज़ आती है हमारे पास नेशनल इनकम में ही, तो इसको मैं हटाती हूँ। हमारे पास इसी में लास्ट एक टॉपिक है नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का कॉन्सेप्ट। तो उसमें आपको एक सिंपल फॉर्मूला पता होना चाहिए, जीडीपी डिफ्लेटर जिसे हम कहते हैं। तो जीडीपी डिफ्लेटर अगर आपको निकालना है तो हम क्या करेंगे, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में नॉमिनल जीडीपी निकालना है तो इसी फॉर्मूले को एडजस्ट करके आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला। ओके, नॉमिनल जीडीपी को हम क्या बोलते हैं, जीडीपी एट करंट प्राइसेस, और रियल जीडीपी का ही दूसरा नाम है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, जिसमें हम लोग बेस ईयर के बेसिस पे हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है जिसको आपको आना चाहिए, ये देख लेना। ठीक है, तो नेशनल इनकम में आपके पास यही मेथड्स हैं, यही फॉर्मूले हैं जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। ओके, चलिए अब देखो यार, मनी बैंकिंग में आपके पास एज सच बहुत कुछ फॉर्मूले नहीं है, तो फिर मैं आपको लिखवा देती हूँ। मनी बैंकिंग में आपको मेनली पता होना चाहिए M1 के कॉम्पोनेंट्स। ठीक है, M1 में आपके पास 3 चीज़ आती हैं। सबसे पहले करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक। ठीक है, दूसरा आते हैं डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक्स, और तीसरा आते हैं अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। ठीक है, और M1 बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो इसको पढ़ के जाना। ओके, तो M1 आपको इन तीनों को ऐड करके आपका M1 बन जाता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ में आती है हमारे पास मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला। अगेन वेरी सिंपल, तो मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन LRR। ठीक है, एक और फॉर्मूला है इसमें, टोटल डिपॉजिट अगर आपको निकालने हो तो टोटल डिपॉजिट इक्वल्स टू इनिशियल डिपॉजिट्स या फिर प्राइमरी डिपॉजिट्स मल्टीप्लाई बाय मनी मल्टीप्लायर। ठीक है, ये 2 फॉर्मूले हैं इसमें। ओके, तो सिंपल चीज़ है, मनी एंड बैंकिंग में ऐसे बहुत कुछ नहीं है। ठीक है, ये हो गया। चलो इसको लिख लो, अब इसे हटाते हैं। ये लिखने और हटाने का काम बड़ा बेकार लगता है। एनीवेज, देखो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, गवर्नमेंट बजट, क्योंकि छोटा चैप्टर है तो पहले इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। गवर्नमेंट बजट में आपको पता है आपके पास 3 तरह के डेफिसिट्स होते हैं। एक होता है हमारा रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है, दूसरा है फिस्कल डेफिसिट, और तीसरा होता है प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, राइटिंग देख लेना, बहुत गंदी आ रही है। रेवेन्यू डेफिसिट कैसे निकालोगे, रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। ठीक है, टोटल खर्चों में से टोटल इनकम माइनस करना है, जिसमें आपको बोरोइंग्स को एक्सक्लूड करना है। ओके, और हमारे पास प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट ऑफ करंट ईयर माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑफ प्रीवियस ईयर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास प्राइमरी डेफिसिट का। ठीक है, तीनों डेफिसिट के आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए। रेवेन्यू डेफिसिट इक्वल्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, एंड प्राइमरी डेफिसिट इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। बस आपको याद रखना है कि हमें एग्जाम में फुल फॉर्म यूज करनी है, शॉर्ट फॉर्म मत लिख के आना। ठीक है, चलिए अब चलते हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई वाली यूनिट पे, और इसमें बेस्ड जितने फॉर्मूले हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो हम यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं ADAS। ओके, इसमें आपके पास कुछ फॉर्मूले हैं गिनती के। देखो, सबसे पहले नंबर 1 फॉर्मूला है AD इक्वल्स टू C+I। ठीक है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। ओके, दूसरी चीज AS इक्वल्स टू C+S यानी कंजम्पशन प्लस सेविंग्स, जिसको हम लोग इनकम भी बोल सकते हैं। ठीक है, AS इक्वल्स टू इनकम ही होता है। ओके,
तीसरी चीज़ हमारे पास क्या आती है, APC, ठीक है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दैट इज C/Y, ठीक है। फोर्थ इज APS यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, जो कि होता है S/Y, ठीक है। अब इनके बीच में एक रिलेशन है जिसको हम नंबर 5 पे लिखते हैं, APC प्लस APS इक्वल्स टू 1, ओके। नंबर 6 आता है आपके पास MPC यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दैट इज डेल्टा C/डेल्टा Y, ओके। नंबर 7 MPS इक्वल्स टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इक्वल्स टू डेल्टा S/डेल्टा Y, ठीक है। अगेन इनके बीच में भी एक रिलेशन आता है, दैट इज MPC प्लस MPS इक्वल्स टू 1, ओके। तो अगर आपको क्वेश्चन में मान लो, अच्छा इसी फॉर्मूले को हम लोग घुमा के और लिख सकते हैं, दैट इज APS इक्वल्स टू 1 माइनस APC, या फिर APC इक्वल्स टू 1 माइनस APC इक्वल्स टू 1 माइनस APS, ठीक है, ये भी हम बोल सकते हैं। इसी तरह लास्ट फॉर्मूले में भी एक चीज़ें हैं, दो चीज़ें हैं इसमें, या तो आप लिख लो MPC इक्वल्स टू 1 माइनस MPS, या फिर आप बोल सकते हो MPS इक्वल्स टू 1 माइनस MPC, ठीक है, ये फॉर्मूले, ओके। इसके बाद दो और इम्पॉर्टेंट चीज़ें, सबसे पहले आता है आपके पास कंजम्पशन इक्वेशन, दैट इज C बार प्लस BY, जहाँ पे C बार क्या होता है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ठीक है। B इज योर MPC और Y हमारा इनकम है, ठीक है। सेविंग का फंक्शन क्या है, सेविंग फंक्शन इज माइनस C बार प्लस 1 माइनस BY, ठीक है। माइनस C बार क्या होता है, नेगेटिव सेविंग्स, ओके, या फिर आप बोल सकते हो ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ठीक है। और 1 माइनस B क्या है, 1 माइनस B इज नथिंग बट MPS, ओके, इसको हम बोल सकते हैं 1 माइनस MPC, ठीक है। ये क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन पक्का आएगा एग्जाम, ठीक है। ये हो गया हमारे पास ADS से जितने फॉर्मूले हैं वो, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इक्वल्स टू डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I, कि इनकम इन्वेस्टमेंट में चेंज आने की वजह से इनकम में कितना चेंज आया, ठीक है। इसका एक और फॉर्मूला है 1 अपॉन MPS, ठीक है, और इसको आप एक और वे में लिख सकते हो 1 अपॉन 1 माइनस MPC, ठीक है, करेक्ट। ये होगा हमारे सारे ही ADAS के फॉर्मूले, ओके। इतने ही फॉर्मूले हैं और इससे बेस्ड आपका पूरा चैप्टर हो जाता है, ठीक है। एक और रिलेशन है यहाँ पे, उसको भी लिख लो कि अगर आपको इक्विलिब्रियम लेवल गिवन है ना, तो उस केस में हमारा AD इक्वल्स टू AS होता है ना। AD का फॉर्मूला क्या है बताया यहाँ पे, C प्लस I, AS इक्वल्स टू C प्लस S, तो हम इसको I इक्वल्स टू S भी बोल सकते हैं, जिसे हम SI अप्रोच कहते हैं, है ना, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच, ओके। तो इसको आप यूज करोगे कब, जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन है तब, ओके। ये सारे फॉर्मूले हैं हमारे पास ADS यूनिट से। तो बस यार हमने सारे फॉर्मूले डिस्कस कर लिए, नेशनल इनकम में से भी, ADS में से, गवर्नमेंट बजट से भी, और मनी मल्टीप्लायर या मनी एंड बैंकिंग यूनिट से भी, ठीक है। इतने ही फॉर्मूले हैं। BOP और फॉरेन एक्सचेंज में आज सच कोई फॉर्मूले नहीं है, तो ये सब फॉर्मूले आप अपनी एक डायरी में लिख लेना, इन्हें रिवाइज करना, और एग्जाम में जहाँ पे भी फॉर्मूले लिखने का मौका मिले लिख देना और बॉक्स में कर देना, ठीक है। फुल फॉर्म यूज करनी है, उनको बॉक्स में करना, और फॉर्मूले जरूर न्यूमेरिकल्स में मेंशन करके आना, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो थी, हमने एक ही वीडियो में सारे फॉर्मूले रिवाइज किए, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया है, क्योंकि और भी वीडियोस आने वाली हैं, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।